पिछली बार चौधरी कृष्णपाल गुर्जर 6,38,239 वोटों से जीते। निश्चित तौर पर अब की बार जो ये जीत होने जा रही है, ये जो जीत है, ये 8 लाख के आसपास की जीत होगी। पूर्व मंत्री करण सिंह जाल ने एक दावा किया है कि अगर मैं कांग्रेस से लोकसभा का प्रत्याशी होता हूं तो कृष्णपाल गुर्जर को 6 लाख मतों से हराने का काम करूंगा। लोग उनसे त्रस्त हैं, वो तो इंतजार कर रहे हैं। और बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि वो चुनाव लड़ें, लोकसभा का जरूर लड़ें अब की बार। उन्हें तेल आटे का भाव का पता लग जाएगा। श्री राज बब्बर जी से हमारे परिवार के व्यक्तिगत संपर्क रहे हैं, शादी ब्याहों में आना जाना हर तरीके से रहता है। परंतु अगर वो चुनाव लड़ने के लिए यहाँ पर भाजपा के खिलाफ आएंगे तो निश्चित तौर पर मैं तो भाजपा का समर्पित सिपाही हूँ और दिन रात एक कर कर भाजपा के प्रत्याशी चौधरी कृष्णपाल गुर्जर को जिताने का काम करूंगा मैं। विपुल गोयल जी हमारे प्रदेश के इस समय भाजपा परिवार के, भाजपा दल पार्टी के उपाध्यक्ष हैं जी। और एक सम्मानित नेता हैं। मैं ये समझता हूं कि उनके लिए बहुत आसमान आगे के लिए खुला हुआ है और वह जैसे और भाजपा परिवार एकत्रित है, वो भी पार्टी के लिए निश्चित तौर पर काम करेंगे और जो भाजपा के लोकसभा के प्रत्याशी हैं उनकी जीत के लिए वो काम करेंगे। और जो उनकी प्रतिभा है, पार्टी उनकी प्रतिभा का और उनकी संगठन की जो क्षमता है उसका पूरा उपयोग करते हुए चुनाव को जिताने का वो काम करेंगे। ऐसा मैं नमस्कार नमस्कार। बाबू जी, बात करें तो भाजपा ने लगातार तीसरी बार निवर्तमान सांसद और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर पर भरोसा जताने का काम किया है, प्रत्याशी घोषित किया है। बात करें तो पिछली बार 6 लाख से अधिक मतों से जीते थे। वहीं बात करें तो पिछले इन अब 10 सालों में बात करें तो इस योजना में काफ़ी विरोध भी रहा, चाहे वो रसुलपुर आरओबी की बात करें, अन्य मुद्दों की बात करें। किस तरीके से बात करें तो जनता के बीच में चुनावी मैदान में जाएँगे, किस तरह से मानकर चलें, क्या भाजपा की राह, कृष्णपाल गुर्जर की राह आसान होगी? सबसे पहले मैं सभी सुधी पाठकों को नमस्कार करता हूं और इस चैनल के माध्यम से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं भाजपा आला कमान का, जिन्होंने चौधरी कृष्णपाल गुर्जर में तीसरी बार आस्था प्रकट करते हुए उन्हें यहाँ से लोकसभा का उम्मीदवार घोषित किया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वो केंद्र में मंत्री हैं और पहले भी जो 2 चुनाव उन्होंने जीते हैं जी। वह बहुत बड़े मतों से जीते। 2014 का जो चुनाव था वो 4,66,873 वोटों से उन्होंने विजय प्राप्त की थी। जी, जी। और जो ये विजय थी, ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर 7वीं सबसे बड़ी विजय थी। इसमें सुधार करते हुए 2019 में उन्होंने लोकसभा का चुनाव 6,38,239 वोटों से जीता, जो पूरे के पूरे भारतवर्ष में तीसरी सबसे बड़ी जीत थी। केंद्र नेतृत्व ने उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें तीसरी बार चुनावी समर में उतारा है। और मैं ये देख रहा हूं कि जिस तरीके से भाजपा परिवार के सदस्यों का जो मनोबल है और भाजपा पार्टी ने अपनी जो चुनावी तैयारियां की हैं, पिछली बार चौधरी कृष्णपाल गुर्जर 6,38,239 वोटों से जीते। निश्चित तौर पर अब की बार जो ये जीत होने जा रही है, ये जो जीत है, ये 8 लाख के आसपास की जीत होगी। मैं रोकना चाहूँगा बाबू जी, बात करें आपने 8 लाख की बात की है, लेकिन बात करें कि फरीदाबाद लोकसभा के अंदर चर्चा चल पड़ी है, दिया जा रहा कि अब की बार 10 लाख पार। मैं तो इस बात का भी स्वागत करता हूं। जी। परिवार जो भाजपा का है वो रणनीतिक तौर पर बहुत दिनों से चुनाव की तैयारी कर रहा है। जी। आप जानते हैं कि पार्लियामेंट का जो ऑफिस है, चुनाव का ऑफिस, वो खोल दिया गया है। उसी प्रकार से जैसे हमारे पार्लियामेंट में 9 विधानसभाएं हैं, 9 विधानसभाओं के अंदर कार्यालय के उद्घाटन हो चुके हैं, कार्यालयों पर पूरी तैयारी कर लिया गई है और विधानसभा स्तर पर 28 कमेटियां बना दी गई हैं। जो 28 कमेटी अलग अलग उनकी जिम्मेवारियां हैं जिनका वह निर्वहन करेंगी। और तैयारियां जो है पार्टी की पूर्ण रूप से पूर्ण हो चुकी हैं। अब तो चुनावी समर में उतरने का इंतजार है। और जहां तक दूसरे दल हैं जी।
उनमें तो अभी चुनाव की कोई सुगबुगाहट भी आरंभ नहीं हुई है। कभी तो कहा जाता है कोई लड़ेगा, कभी कहा जाता है कोई लड़ेगा। आज अखबार में एक नई चर्चा आ गई कि बाहर से, उत्तर प्रदेश से श्रीमान राज बब्बर जी यहाँ फरीदाबाद चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं। तो दूसरी पार्टियों की तो किसी प्रकार से कोई अभी तैयारी की शुरुआत भी नहीं है, और भाजपा चुनावी समर में डट कर उतर भी चुकी है। अच्छा बाबूजी, बात करें पूर्व मंत्री करण सिंह जाल ने एक दावा किया है कि अगर मैं कांग्रेस से लोकसभा का प्रत्याशी होता हूं तो कृष्णपाल गुर्जर को 6 लाख मतों से हराने का काम करूंगा। देखिए, मैंने पहले भी कई बार कहा है, श्री करण सिंह दलाल पिछली बार विधानसभा के चुनाव में लगभग 28,000 वोटों से हार, उनकी बड़ी करारी हार हुई थी, और उनका जो राजनीतिक दौर है वो अंत के करीब है। अब उन्होंने जिस तरीके से यहाँ तुष्टीकरण किया और एक राजनीतिक आतंकवाद इस इलाके में फैलाया, अपने राजनीतिक विरोधियों को जिस तरीके से उन्होंने झूठे मुकदमों में फंसाया, और व्यापारी भाइयों को जिस तरीके से उन्होंने झूठे मुकदमे दर्ज कराए, झूठे तेल घी के जो सैंपल भरवाए, बिजली के झूठे झापे पड़वाए, लोग उससे उनसे त्रस्त हैं। वो तो इंतजार कर रहे हैं, और बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि वो चुनाव लड़ें, लोकसभा का जरूर लड़ें अब की बार। उन्हें तेल आटे का भाव का पता लग जाएगा। यहाँ के लोग बाग इंतजार में बैठे हैं कि उनको किस तरीके से राजनीतिक अंत तक उनको पहुंचाया जाए। उनके चुनाव लड़ना, मैं तो ये समझता हूं कि भाजपा को बहुत बड़ा फायदा होगा, बल्कि मार्जिन बढ़ेगा। आपने अभी सुना भी होगा, जी उन्होंने होडल की कांग्रेस की एक जनसभा में कहा कि फरीदाबाद और पलवल के लोग तो उनकी मूर्खता की वजह से कांग्रेस के प्रत्याशी इस इलाके में हार गए। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा कि पलवल और फरीदाबाद की जो जनता है वो तो मूर्ख है। जब पलवल की और फरीदाबाद की जनता को वो मूर्ख बता रहे हैं, तो वो किस मुंह से इनसे वोट मांगेंगे? लोग उनकी बातों से त्रस्त हैं। जी अब वो उल जलूल बातें कहते हैं, और अपना जो राजनीतिक तौर पर जो संतुलन है उसको वो उससे वो उनसे दूर हो चुके हैं। अब उनका राजनीतिक अंत निकट आ चुका है, इसलिए उल जलूल बातें वो करते हैं। बाबूजी, बात करें, आप कह रहे हैं कि कृष्णपाल गुर्जर को जिताने की बात कर रहे हैं, बात करें पलवल विधानसभा की, जहां स्थानीय विधायक का इतना विरोध है कि लाइन पार के एरियो में बिल्कुल विकास कार्य नहीं हुए। लोगों ने यहाँ तक कि बहुत अपशब्द कहे, जूते चप्पलों से और डंडों से मारने की बात कही है। ऐसे में कैसे पलवल विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर का बेड़ा पार हो पाएगा? देखिए, जो भाजपा चुनाव जो लड़ेगी, हमारा जो फोकस रहेगा वो विकास के ऊपर जी रहेगा। फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं जो अपने आप में बड़े अनुकरणीय हैं। केंद्र सरकार ने ऐसे ऐसे हमारे इलाके को प्रोजेक्ट दिए हैं जिससे हमारे फरीदाबाद और पलवल को बहुत बड़ तरक्की मिली है, बहुत विकास का काम हुआ है। अब आप ये देखिए, कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें फरीदाबाद को, पार्लियामेंट के अंदर हम अब पूरे के पूरे देश से बहुत वेल कनेक्टेड जी हैं। जहाँ तक पलवल की बात है, पलवल तो मैं ये कहता हूँ कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से नॉर्थ इंडिया का प्रथम ऐसा शहर है जिसकी बेस्ट कनेक्टिविटी है। हम जीटी रोड पर ऑलरेडी बैठे हुए थे। जी केएमपी केजीपी पलवल से प्रारंभ होती है। अब 1,05,000 करोड़ रुपए की लागत से बॉम्बे बड़ौदा एक्सप्रेस हाईवे बना है, जिसमें फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र से 3 जगह उस पर चढ़ने की एक्सेस होगी। केली गांव में है, मिडकोला के अंदर है, पलवल में है, केएमपी के पास है। फरीदाबाद से जेवर एयरपोर्ट के लिए एक नई सड़क बनाई जा रही है जो लगभग 2,417 करोड़ रुपए उस पर खर्चा होगा। इसी प्रकार से अभी रेलवे का वेस्टर्न डेडिकेटेड रेलवे फ्रेट कॉरिडोर, उसका उद्घाटन हुआ है जिसमें लगभग 10,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, और न्यू पिरथला रेलवे स्टेशन के नाम जी से एक नया रेलवे स्टेशन यहाँ पर प्रारंभ हुआ है। उसी प्रकार से
5,618 करोड़ रुपए की लागत से केएमपी के ऊपर ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जिससे पलवल और आसपास के हमारा जो क्षेत्र है उनको सोनीपत या चंडीगढ़ जाने के लिए सुगमता प्राप्त हो जाएगी। उसी प्रकार से 4,300 करोड़ रुपए की लागत से जो बल्लभगढ़ से पलवल तक के लिए मेट्रो आनी है, उसकी तैयारियां हो गई हैं, उसकी डीपीआर बन चुकी है और काम जो है प्रगति पर है। उसी प्रकार से कनेक्टिविटी को और बढ़ाते हुए फरीदाबाद पार्लियामेंट सेगमेंट की को फरीदाबाद से गुड़गामा के लिए 5,900 करोड़ रुपए की लागत से वहां पर मेट्रो की शुरू प्रारंभ किया जा रहा है। मैं ये कह सकता हूं कि इस समय हमारा जो फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र है, कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से इस समय ये बेहतरीन इलाका है और इसके साथ साथ बहुत से हमारे ऐसे प्रोजेक्ट यहाँ पर प्रारंभ हुए हैं जिनसे हमारे इस क्षेत्र का लाभ हुआ है। विशेष तौर पर मैं यहाँ एक बात का जो कहना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र में यहाँ पर विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी लगभग 900 करोड़ जी, रुपए की लागत से बनी है। यह जो यूनिवर्सिटी बनी है, जी, इकलौती ऐसी यूनिवर्सिटी है जो नौजवानों को, युवाओं को रोजगार से जी, जोड़ेगी और ये अपने आप में एक अनूठी यूनिवर्सिटी है जिसमें बहुत विभिन्न तरीके के यहाँ पर पाठ्यक्रम तैयार किए गए हैं। यह जो है हमारे नौजवानों के लिए वरदान साबित हो रही है और आने वाले समय में ये हमारे यहाँ के जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, छात्र हैं, उनके लिए बहुत ही उज्जवल उनका भविष्य इसके द्वारा होने जा रहा है। इसी तरीके से मैं ये कहूँ कि पलवल में जो हमारी यहाँ पर समस्या थी जीटी रोड को पार करने की, लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से ये एलिवेटेड हमारा ये पुल बना है, जिससे कि पूरे की पूरे पलवल की जो जाम रहने की समस्या थी उसका पूर्ण रूप से समाधान हो गया है। लगभग 18 करोड़ रुपए की लागत से हमारे यहाँ एक इंडोर स्टेडियम पलवल में बना है। उससे निश्चित तौर पर हमारे जो क्षेत्र के युवा हैं, जो खिलाड़ी हैं, उनको प्रोत्साहन मिलेगा। उसी तरीके से लगभग 7 करोड़ रुपए की लागत से घुघेरा के अंदर वहाँ पर एक स्टेडियम बनाया जा रहा है। उससे भी हमारे जो खिलाड़ी हैं इस क्षेत्र के, उनको लाभ मिलने वाला है। इसी तरीके से जो हमारे इलाके में बिजली की समस्या रहती थी और बहुत सारे गांवों को यहाँ पर जगमग योजना के अंतर्गत उनको 24 घंटे की बिजली गांवों में दी जा रही है। उसी तरीके से बिजली की सप्लाई को और अच्छा बेहतर करने के लिए खादर में वहाँ पर 66 केवीए का सब स्टेशन बना। उसी तरीके से सेक्टर 2 में एक सब स्टेशन बना, मीरपुर कोराली में एक स्टेशन बना, उसी तरीके से रूंदी गांव में 66 केवीए का वहाँ सब स्टेशन बना। उससे यहाँ पर बिजली की जो सुगमता है वह किसानों के लिए और आमजन के लिए बड़ी अच्छी हो गई है। लगभग 7 करोड़ रुपए की लागत से हमारे बड़ौली में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बना, वहाँ लड़कियों का कॉलेज वहाँ पर प्रारंभ हो गया है। पूरे जिले में मिड़कोला में कॉलेज बना है, हतीन में कॉलेज बना है। उसी प्रकार से जो होडल के अंदर जी। कॉलेज था उसका अपग्रेडेशन हुआ है। तो कहने को ऐसे बहुत से काम हैं जिनसे यहाँ पर विकास के कामों को पिछले सालों में बड़ी गति मिली है। बहुत जी बात करें, आपने बात करी एलिवेटेड फ्लाईओवर की। बात करें तो केवल मात्र पलवल ही ऐसा है जहाँ एलिवेटेड फ्लाईओवर 4 लाइन का है। पलवल से आगे कहीं भी जाकर देखेंगे तो एलिवेटेड फ्लाईओवर कई बार मांग भी उठ चुकी है कि 6 लाइन का है। फिर पलवल के साथ ऐसा भेदभाव क्यों कि पलवल को 4 लाइन का फ्लाईओवर दिया गया? देखिए, ऊपर जो हमारा एलिवेटेड पुल है जी, वो 4 लेनिंग का है। जी, नीचे जो हमारा पुल के नीचे जो है जी, वो 8 लेनिंग का जी, है और मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ जो 8 लेनिंग नीचे पुल के नीचे है, ऐसी तो पलवल का बल्लभगढ़ और फरीदाबाद में भी इस प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। नीचे जो हमारा ट्रैफिक है वो बड़े सुगम रूप से निकल जाता है, चाहे वो अलीगढ़ से आ रहा है, चाहे हमारा वो लोकल ट्रैफिक है। ऊपर से तो जो निकलने वाले हैं वो जो जीटी रोड को क्रॉस जी, करते हैं या जो होडल से आते की तरफ से आते हैं वो सीधे निकल जाते हैं। और आप देखते भी हैं, मैंने देखा भी है कि जाम की समस्या का समाधान हो चुका है। ना जाम नीचे रहता है, ऊपर तो जाम लगने का कोई मतलब ही नहीं है। और ये पलवल की
लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित हो रहा है इस समय। एक और अंतिम बात करें, आपने पलवल फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र की कनेक्टिविटी की बात की। कनेक्टिविटी की बात करूं तो मोहना कट के लिए किसान अब तक संघर्षरत हैं। बात करें मिंडकोला कट की, मिंडकोला कट की घोषणा तो हुई लेकिन उस पर अभी तक काम शुरू नहीं हुआ, जिसको लेकर के वहां के लोगों में भारी रोष है। जहाँ तक मिडकोला की बात है, मैं आपको बता देता हूँ, मेरे संज्ञान में है ये बात। ज़मीन की वहाँ एक्वायरमेंट हो चुकी है और जहाँ उसमें काम वहाँ प्रारंभ हो गया है। और जहाँ मोहना की बात कर रहे हैं, किसानों का जो दर्द है, जी। वो बिल्कुल वाजिब दर्द था। उसको समाधान के लिए जो हमारे यहाँ पर सांसद हैं और केंद्र में वज़ीर हैं चौधरी कृष्णपाल जी, किसानों के एक प्रतिनिधि मंडल को लेकर वह केंद्रीय मंत्री जो सड़क विभाग को देखते हैं नितिन गडकरी जी से जी। उनसे मिले थे और उन्होंने उनसे आग्रह किया था कि ये किसानों की लिए बड़ा ज़रूरी है यहाँ पर देना। तो नितिन गडकरी जी ने अपने डिपार्टमेंट को ऑफिसर्स को ये निर्देश किए थे कि इसकी जल्दी से जल्दी डीपीआर तैयार कराकर मुझे इसकी रिपोर्ट दी जाए। और मैं मानता हूँ कि जो ये कृष्णपाल जी का प्रयास है, जी। नितिन गडकरी जी से वो मिले हैं, निश्चित तौर पर आप ये मान कर चलिए, ये काम अवश्य किसानों के हित के लिए ज़रूर होगा। चलिए बाबूजी, बात करें हरियाणा में नई सरकार का गठन हुआ है। नरेंद्र मोदी जी हरियाणा में आए, द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तारीफों के पुल बांधे। अगले ही दिन ऐसा क्या हुआ कि मनोहर लाल खट्टर की तारीफों के पुल बांधते बांधते मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा दिया गया। नहीं, आप इसे हटाना नहीं जी। कहेंगे। देखिए, ये एक राजनीतिक दल है जी। भाजपा और बड़ा डिसिप्लिन्ड दल है। जी। ये एक प्रक्रिया है जी। और एक सामान्य प्रक्रिया है। माननीय मनोहर लाल जी ने जी। हरियाणा को एक विशेष दर्जे तक उन्होंने पहुंचा दिया। पिछले 9.5 वर्ष के कार्यकाल में उन्होंने अनेकों ऐसी योजनाएं हरियाणा में प्रारंभ की जो दूसरे राज्यों के लिए बहुत बड़ी उनके लिए सबक बनी। वृद्धावस्था पेंशन जी। मनोहर जी ने 3,000 रुपये कर दी। विधवाओं के लिए, दिव्यांगों के लिए उसको भी इसी तरीके से बढ़ाया गया। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना वो लेकर आए। वो प्रधानमंत्री जो रोजगार स्कीम थी उसके अंदर हरियाणा के अंदर बहुत लोगों को उसका लाभ यहाँ पर मिला। इसी तरीके से जो प्राकृतिक खेती थी उसको बढ़ावा देने के लिए मनोहर सरकार ने बहुत से ऐसे काम किए। इसी प्रकार से परिवार बीमा योजना जो मनोहर सरकार ने प्रारंभ की, उससे भी यहाँ पर बहुत लोगों को लाभ मिला। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मनोहर जी ने यहाँ पर इतने क्रांतिकारी कदम उठाए और हरियाणा का विकास किया। और मैं एक बात आपको और कहना चाहता हूँ, पहले क्या होता था, जो मुख्यमंत्री जहाँ का होता जी। था वो अपने क्षेत्र के विकास पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देते थे। अब मनोहर जी ने पूरे हरियाणा को एक समान देखते हुए सारे की सारी 90 विधानसभाओं में समान रूप से विकास कराया है। नहीं, पहले अमूमन तौर पर ये हुआ करता था, जो सत्ताधारी दल के विधायक होते थे, खाली डेवलपमेंट के काम उन्हीं की विधानसभाओं में होते थे। इस चीज को मनोहर जी ने दरकिनार करते हुए 90 की 90 विधानसभाएं, चाहे उसमें सत्ता दल के लोग हों चाहे विपक्षी दल के लोग हों, सब जगह उन्होंने समान रूप से काम कराया है। मुख्यमंत्री जी ने 9.5 वर्ष के कार्यकाल में हरियाणा को बहुत तरक्की की राह पर पहुंचाया। अब आप कह रहे हैं कि उनको यकायक हटा जी। दिया गया। ये भाजपा परिवार में एक प्रक्रिया है, एक पार्टी के अंदर निरंतर चलती रहने वाली प्रतिक्रिया प्रक्रिया है। अब मनोहर जी का जो उनका तजुर्बा रहा, संगठन में तजुर्बा रहा, सरकार में तजुर्बा रहा, अब वो मेंबर पार्लियामेंट का चुनाव करनाल से लड़ रहे हैं और निश्चित तौर पर वहां पर विजयी होंगे। और विजयी होने के बाद पार्टी उनको कोई ना कोई जरूर ऐसा दायित्व देगी कि जो उनके अनुभवों का लाभ पार्टी को मिलता रहेगा। बड़ी जिम्मेवारी उनको निश्चित तौर पर मिलेगी। बाबू जी, बात करें अब हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं नायब सिंह सैनी, प्रदेश अध्यक्ष भी और है, एक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने शुरुआत की, आज मुख्यमंत्री उनको बना दिया है। क्या राजनीतिक समीकरण, क्या राजनीतिक हालात बदले हैं नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री बनने के बाद? बिल्कुल। देखिए, नायब सिंह सैनी साहब एक पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता से काम करते करते और आज मुख्यमंत्री की पद पर वो पहुंचे हैं।
इससे जितने भी कार्यकर्ता भाजपा के हैं, जी, सबका मनोबल बहुत बड़ा है। यह सिर्फ भाजपा पार्टी के अंदर ही संभव हो सकता है। श्री नायब सिंह सैनी जी का परिवार में पहले कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि जी, नहीं थी, ना ही उनके परिवार का कोई सदस्य किसी प्रकार की चुनाव उन्होंने लड़ा था, और वह अपने मेहनत के बल पर सामान्य कार्यकर्ता से जाकर वो एमएलए बने, मिनिस्टर बने, उसके बाद मेंबर पार्लियामेंट बने, प्रदेश के अध्यक्ष बने और अब मुख्यमंत्री तक ही पहुंचे। यह सिर्फ भाजपा में ही संभव है, नहीं दूसरे दलों में ये पीढ़ियां दर पीढ़ियां वहां पर परंपरागत तरीके से वो अ, पिता से बेटे पे जाती है, बेटे से और नीचे जाती है, वो जो वंशानुगत हिसाब से वहां पर चलता रहता है, परंतु भाजपा में इस प्रकार से नहीं है। यहाँ जो सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता है, वह ईमानदारी से और मेहनत से पार्टी के प्रति समर्पण रखता है, तो निश्चित तौर पर वो भी किसी से बड़े पद तक भी वो पहुंच